नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई, सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा और 440 वोल्ट का झटका। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को झटका, मंत्री हार गए हैं चुनाव। कर्णपुर में कांग्रेस पार्टी की भयंकर जीत। जी हाँ, बिना जीते ही पहले बना दिया था मंत्री, अब हार गए हैं। 12,570 वोटों से करारी हार, बीजेपी की ईवीएम की खुली पोल। दूसरी खबर बताएंगे, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त, कहा पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है। ये भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई, बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, 11 दोषी यानी फिर से जाएंगे जेल। तीसरी खबर, भविष्य में कांग्रेस की क्या सत्ता में वापसी असंभव है, प्रियम गांधी की नई किताब में नया दावा। चौथी खबर बताएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान गर्म, जाट हुंकार सभा में ऐलान, 10 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, महाराष्ट्र हिंदू समुदाय ने हाजी मलंग दरगाह को बताया मंदिर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, मैं इस दरगाह को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां हज यात्रा को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता, 2024 में जा सकेंगे कितने लोग, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना जरूर। जहां मायावती ने जताई अज्ञात लोगों से खतरे की आशंका, सीएम योगी से की बीएसपी दफ्तर कहीं और शिफ्ट करने की मांग, तो ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां भजन लाल शर्मा को बड़ा झटका, मंत्री हार गए चुनाव। कर्णपुर में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की प्रचंड जीत, 12,570 वोटों से करारी हार हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की कर्णपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव में सबसे पहले टीटी को भजन लाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को काफ़ी कुछ दांव लगा हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कूनर ने सुरेंद्र पाल टीटी को 12,000 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें, पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कूनर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने कूनर के बेटे रूपिंदर सिंह को इस सीट से मैदान पर उतारा था, जो 12,570 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें, सुरेंद्र पाल टीटी ने आज से ठीक 10 दिन पहले 30 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी। तब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजन लाल सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ भी ली थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनका पूरा अमला लगा, लेकिन यहाँ पर ये हार बहुत मायने हैं। हालांकि कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी का स्टंट है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में अब ईवीएम को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जानबूझकर ईवीएम नहीं लगाया था। इसके पीछे की रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि वो हारेंगे भी चुनाव। तो यहाँ पर वही बीजेपी और कांग्रेस में ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है, और यही कारण है कि अब इस हार के मायने में, हालांकि बीजेपी को ये झटका कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि समझिए जिसको मंत्रिमंडल तक में शामिल कर दिया गया चुनाव जिताने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ चुनाव जीत नहीं हो पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर सीट कैसे जीत सकी है, आप इस बात से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिल्किस बानो को लेकर बड़ी जीत हुई है। बिल्किस बानो का कोर्ट में, बिल्किस के 11 दोषी फिर जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट से रद्द गुजरात सरकार की सजा माफ़ी, जज बोले ये फैसला गलत था। जी हाँ, बहुत बड़ा दिन है आज बिल्किस बानो के लिए, और न केवल बिल्किस बानी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखने वाले उन तमाम न्यायप्रिय लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन है। बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के लोगों की हत्या के दोषी 11 लोग फिर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों की सजा माफ़ी का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, उसने फिर भी ऐसा फैसला लिया। ऐसे में अब उस आदेश को रद्द करते हैं। 11 दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत ने कहा है कि इन लोगों की रिहाई का आदेश देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा है कि इन दोषियों की सजा माफ़ी का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, फिर भी ये फैसला लिया गया है। ऐसे ही बिल्किस बानो की याचिका सुनवाई के योग्य है। अदालत ने कहा है कि बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ जिस राज्य में केस चल रहा था,
वहीं की सरकार उनकी सजा माफ़ी कर सकती थी। इसके बजाय गुजरात सरकार ने फैसला लिया जो गलत था। उनके पास इन लोगों की सज़ा को लेकर माफ़ करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने कड़ी टिप्पणी की और कहा है कि आखिर किस वेस पर जो है वो उन्होंने माफ़ी का फैसला दिया। दरअसल बिल्किस बानो की याचिका सुनवाई के योग्य है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि उनके गैंगरेप को दोषियों के खिलाफ जिस राज्य में केस चलता था वहीं की सरकार उस सज़ा को माफ़ कर सकती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आपको बता दें, गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के 11 दोषियों के खिलाफ महाराष्ट्र के केस चल रहा था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को ही लेना था। ये लोग सज़ा कम किए जाने के हकदार हैं या नहीं। तो सीधे तौर पर अब ये पूरा गेंद जो है वो महाराष्ट्र के पाले में चला गया है, महाराष्ट्र सरकार के पाले में। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां जाट आंदोलन, जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान गर्म, जाट हुंकार सभा में ऐलान, 10 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर जाम। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जाट आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। जाट समाज ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग उठाई है। रविवार को सुबह 10 बजे से आरक्षण की मांग को लेकर के डींग शहर में से 70 किलोमीटर दूर जुनूथर कस्बे के भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा हुई है। इस सभा में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हुंकार सभा में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया था। साथ ही सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है। गौरतलब है कि भरतपुर में धौलपुर के जाटों को छोड़कर सभी जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। भरतपुर और धौलपुर की जाटों के आरक्षण की मांग वर्ष 1998 से चली आ रही है। वर्ष 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों सहित अन्य 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। एक और अपडेट निकल के आई, महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय ने हाजी मलंग दरगाह को बताया मंदिर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, मैं इसे दरगाह को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दरअसल आपको बता दें, अब महाराष्ट्र में एक अयोध्या मंदिर भले ही शांत हो गया, लेकिन अब देश भर में इस तरीके के कई मामले निकल के आ रहे हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा जो है वो आपने बहुत कुछ समेटे हुए हैं। इन नारों का मकसद सिर्फ काशी मथुरा नहीं बल्कि भारत की सैकड़ों मस्जिदों को मुस्लिमों से मुक्त कराना है। इसका ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है और हिंदुत्ववादियों ने हाजी मलंग दरगाह को काफ़ी समय से मंदिर बताया जा रहा है। अब इस बात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मुहर लगा दी है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान पर दरगाह के हिंदू ट्रस्टियों ने कड़ा विरोध जताया है। हिंदू ट्रस्टियों के मुताबिक इस विवाद के जरिए कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ठाणे जिले के माथौरानी पहाड़ी पर स्थित हाजी मलंग बाबा की दरगाह यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्दुल अल रहमान की मज़ार है और यही कारण है कि वहाँ पर एक तरीके से मंदिर का ढकोसला किया जा रहा है। ये बातें कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई, मायावती ने जताई अज्ञात लोगों से खतरे की आशंका, सीएम योगी से की बीएसपी दफ्तर कहीं और शिफ्ट करने की मांग। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आई है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के प्रयासों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। इस पूरे मामले में योगी सरकार से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ के माल एवेन्यू पर स्थित उनके कार्यालय को खतरा और उनके मद्देनजर उनकी पार्टी को लखनऊ में ही कहीं अन्य स्थान की व्यवस्था कराई जाए। मायावती ने आशंका जताई है कि मौजूदा पार्टी कार्यालय में कुछ अनहोनी घटना हो सकती है क्योंकि अभी दफ्तर तक फ्लाईओवर के नज़दीक है जिससे सुरक्षा में चूक हो सकती है। मायावती ने इस बाबत एक्स पर पहले ट्विटर सिलसिलेवार पोस्ट लिखते हुए सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उन्हें समाजवादी पार्टी पर कई तरीके के आरोप भी लगा डाले। एक और अपडेट निकल के आई है, तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने किसानों से किया वादा निभाया। अब तक 27 लाख अन्नदाताओं को रायत बंधु सहायता राशि दी। जी हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार किसानों से किया वादा पूरा करने में जोर शोर से जुटी है। रायतु बंधु योजना के तहत अब तक 27 लाख किसानों को सहायता राशि भी दी जा चुकी है। इसी बीच कृषि मंत्री थमला नागेश्वर राव ने समीक्षा बैठक कर सहायता राशि बांटने में तेजी लाने और बड़ी संख्या में किसानों को कवर करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री थमला नागेश्वर राव ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायतु बंधु के तहत रिलीज की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि लगभग 40% किसानों को रायतु बंधु योजना की वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है। मंत्री ने कहा है कि राज्य भर में धान और अन्य सामग्री फसलों की बुआई का काम चल रहा है। उन्होंने राय बंधु की विज्ञप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि हर दिन विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगले सोमवार से बड़ी संख्या में किसानों को कवर किया जाएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें। अगली एक और अपडेट हमास को लेकर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें गाजा में अल-कासम मुजाहिदीन ने माजिकल ब्रिज क्षेत्र में यासीन 105 मिसाइलों से मरकवा टैंक को बनाया निशाना। 2 टैंकों को किया ध्वस्त। सुरंगों में घुसपैठ करने वाले यहूदी सैनिकों को उड़ाया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अल ब्रिज कैंप में इलाके में मुजाहिदीन यानी गाजा के लड़ाकों ने सुरंगों में घुसने वाले IDF सैनिकों को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया है। खबर निकल के आई है कि इसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इस बीच अल ब्रिज कैंप में पैदल अभियान चला रहे यहूदी सेना के रास्ते में भी विस्फोटक रख कर 7 यहूदी सैनिकों को नरक भेज दिया है। इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके उन्हें पीछे ढकेल रहे हैं। गाजा पट्टी और इजराइल की इस जंग के बीच लगातार जो है वो इजराइल नए नए पैतरे कर रहा है, जबकि हमास के आगे फिलहाल अब उनकी हवा खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तेजी के साथ इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, इससे एक बात तय है कि अब हमास को जो दावा किया जा रहा है जीत का इजराइल के, वो उसकी हवा जो है वो हमास के लड़ाकों ने निकाल रखी है। अगली एक और अपडेट, इराकी प्रतिरोध बलों ने इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा के खिलाफ नई क्रूज मिसाइलें की लॉन्च। जी हाँ, दरअसल लगातार इराकी प्रतिरोध बलों ने इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ अटैक जारी है। मिसाइल हाइफा बंदरगाह के पास जा गिरी है और उन्हें रोका नहीं जा सका है। ये एक गंभीर वृद्धि है और इसमें इजराइल को और अधिक आर्थिक क्षति हो रही है। शिपिंग कंपनियां अब हाइफा के बंदरगाह का उपयोग न करने का निर्णय ले रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक गंभीर वृद्धि है और इसमें इजराइल को और अधिक आर्थिक क्षति हो सकती है। शिपिंग कंपनियां अब हाइफा के बंदरगाह का उपयोग न करने का निर्णय ले रही हैं। इराकी प्रतिरोध बलों ने इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा के खिलाफ क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल उधर हिजबुल्लाह तो एक तरफ होती, अब इराकी संगठनों ने इसमें सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे ही आपको बता दें इजराइल के कई बंदरगाह बंद हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हाइफा बंदरगाह पे नई मिसाइल गिरी है, इससे दुनिया भर के और तमाम बोटें जो है वो उस इलाके से हटेंगे। एक और अपडेट, इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन, नेतन्याहू सरकार को भी हटाने की मांग तेज। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी और युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हमास ने इजरायल के कई नागरिकों को भी बंधक बनाया हुआ है। इन सब के बीच इन बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। इजरायल में इन बंधकों को पूरी तरीके से हटाने की मांग तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल सरकार के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन हुआ, बल्कि सरकार से इनको बेदखली की भी मांग होने लगी है। आप कल जो है वो इजरायल सरकार यानी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हुए और उन्हें सत्ता से हटाए जाने, बंधकों की तत्काल रिहाई समेत कई मुद्दों को लेकर के जनता ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इजरायल सरकार अभी तक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इस वजह से उन्हें हटाने की मांग हो रही है और जनता ने मोर्चा खोल दिया है। एक और अपडेट, हौती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। बोले यदि व्यापारिक जहाज लाल सागर में हमले से बचना चाहते हैं तो उन्हें घोषणा करनी होगी कि उनका इजरायल के साथ कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, दरअसल लाल सागर में हौती विद्रोहियों ने एक ये रियायत दी है कि अब वो सभी व्यापारिक जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो जहाज़ वहाँ से जा रहे हैं उन्हें एक चीज़ करना होगा, ये कि उन्हें घोषणा करनी होगी कि उनका इजरायल के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि व्यापारिक जहाज़ लाल सागर में हमलों से ये बचना चाहते हैं तो उन्हें घोषणा करनी होगी कि उनका इजरायल के साथ कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है वो सुनिश्चित करनी होगी। एक और अपडेट, पत्नी, 2 बेटे और बेटी, गाजा में हमले में पत्रकार ने खोया पूरा परिवार। कतर ने कहा इजरायल ने बनाया निशाना। हमास और इजरायल के बीच 3 माह से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो गई है। जहां इजरायल ने हमास को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लिया, वहीं अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें इस बीच जो है वो कहा जा रहा है कि अब इजरायल ने हमास में खास करके गाजा पट्टी में तमाम अल जजीरा जैसे बड़े पत्रकारों को टारगेटेड अटैक कर रही हैं। खबर निकल के आई है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है महज इजरायल के खिलाफ बोलने और गाजा पट्टी का सच दिखाने पर, यानी गाजा पट्टी का सच दिखाने पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है।
अब बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में कतर ने अपनी पूरी संवेदना दिखाई है। अल जजीरा के पत्रकार की हत्या के बाद कतर ने सीधे तौर पर इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। कतर ने कहा है कि उन पत्रकारों को इजराइल गाजा पट्टी में निशाना बना रहा है जो खास करके गाजा के लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं। इजराइल सरकार की तानाशाही और बर्बरता की पोल खोलने वाले हर एक पत्रकारों के बर्बर और निर्मम तरीके से हत्या इजराइल के द्वारा की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बायकॉट मालदीव में, टेंशन में मालदीव के पूर्व मंत्री बोले हमारी अर्थव्यवस्था की टूट जाएगी कमर। जी हाँ, दरअसल देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के बाद मालदीव के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और सोशल मीडिया ट्विटर पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ। इस पूरे मामले में मालदीव के पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से मालदीव की बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय टूरिस्टों के साथ चलती है, यानी जो भारतीय सैलानी उनके देश में जाते हैं, भारतीय विदेशी जब जाते हैं तो उनसे उनकी एक बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन अगर भारतीय सैलानी मालदीव घूमने नहीं जाएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था एक तरीके से तगड़ा झटका लगेगा। इस वजह से पूर्व मंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों, ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और उन्हें हटाना चाहिए।